हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। हमने इसका पार्ट सेकंड होने जा रहा है। पार्ट फर्स्ट हमने कल ही किया था, ठीक है। तो आज पार्ट सेकंड हम देख लेंगे हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो सिलेबस में है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात की हमने, सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट देखा क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्चुअली लैंड, वाटर और एयर के थ्रू ही हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर हमने देखा कि लैंड में किस किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लैंड में हमने देखा रोडवेज है जो हमें हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है ना। उसके बाद रोडवेज एक हमारा मीन्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद रेलवेज, उसके बाद हमें देखना है पाइप लाइन। तो रोडवेज़ में हमने डिटेल्ड इसका लेक्चर बनाया है, आप चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे, ठीक है ना, हमारी यूट्यूब चैनल में ड्रीम हाई एकेडमी, ठीक है। उसके बाद और एक बात, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है वो हमें बता रहे थे कि इसकी पीडीएफ मिलनी चाहिए। मैं एश्योर करता हूँ आपको कि यही पीडीएफ आपको हमारी ड्रीम हाई एकेडमी चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम में आप सर्च करो ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए तो आपको वो ये पीडीएफ में ये जब सारा मैं ये पार्ट करवा दूंगा, जब एयर ट्रांसपोर्ट भी हम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन भी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद एट द एंड आई विल प्रोवाइड यू द होल कंपाइल्ड पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। इससे पहले हम थोड़ा अगर कल के लेक्चर की तरफ जाएंगे, हमने देखा जो लैंड में रोडवेज थे, ठीक है ना। हमने देखा कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है, ठीक है ना, इंडिया का शेयर है, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया में, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे यूएसए का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। उसके बाद हमने देखा बहुत सारे हाईवेज देखा हमने, नेशनल हाईवेज देखा, यानी कि टाइप्स ऑफ रोड। नेशनल हाईवेज देखा हमने, उसके बाद स्टेट हाईवेज देखा हमने, ठीक है। एक रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का। स्टेट हाईवेज देखा, स्टेट हाईवेज के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट रोड्स देखे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बाद हमने रूरल रोड्स देखे। तो इनमें से अगर नेशनल हाईवेज की बात कर लूँगा, नेशनल हाईवे कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जिनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो मेंटेन करती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एजेंसी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि क्रिएट हुई थी बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो इसको क्रिएट किया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 1988 में, ओके। तो उसके बाद ये ऑपरेशनल हुई 1995 में। कौन? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो नेशनल हाईवेज में हमने देखा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है नेशनल हाईवे 44, और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे जो है दैट इज नेशनल हाईवे 966 बी। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इससे आगे भी किया था, ठीक है ना। नेशनल हाईवे 44 का हमने देखा कि ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, कनेक्ट करती है, लिंक करती है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। और जो 966 है ये केरला में है, ठीक है। एक सुपर है, छोटा सा एक नेशनल हाईवे का ही एक्सटेंशन है जो कि 6 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे के बाद हमने स्टेट हाईवे देखा। उसमें इंपॉर्टेंट ये बात थी कि इसको मेंटेन कर रहा है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट पीडब्ल्यूडीज, ओके। और ये भी देखा हमने कि महाराष्ट्र का जो स्टेट हाईवे है वो महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट हाईवे का शेयर लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट स्टेट हाईवे नेटवर्क महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, और सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क आपको मिजोरम में मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये भी देखा नेशनल हाईवे का लिंक कहाँ से कहाँ प्रोवाइड करती है, बिटवीन इंटरस्टेट, ठीक है। इंटरस्टेट और इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज़ को ये कनेक्ट करती है आपस में। स्टेट हाईवेज किस चीज़ को कनेक्ट करती है? ज़्यादातर मेनली कनेक्ट करती है स्टेट कैपिटल को थ्रू वेरियस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ओके। तो नेक्स्ट इज डेट। उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सबसे अगर लार्जेस्ट रोड शेयर कहीं पे है इंडिया में, कौन सा रोड शेयर है? वो है रूरल रोड शेयर, यानी कि बहुत सारे रूरल रोड से सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में अगर है वो रूरल रोड से, रूरल रोड्स लार्जेस्ट नेटवर्क शेयर करते हैं इंडियन रोडवेज में, ओके। तो हमने ये भी देखा कि रूरल रोड जो है वो 3 कैटेगरी में आते हैं। एक तो पंचायती राज रोड जिसको बोलते हैं, उसके बाद PMGSY, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, जो सेंट्रल से 500 स्कीम थी जो 2000 में आई, ठीक है ना, लॉन्च हुई। और उसके बाद हमने देखा कि PWDs के अंडर भी कुछ रूरल रोड्स आते हैं। तो यहाँ तक हमने किया था, ठीक है ना। तो आज हम करने जाएंगे, हाँ और एक बात, सॉरी ये भूल गया मैं आपको, गोल्डन कोऑर्डिनेटर, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट्स थे जो
हमने ये भी देखा लास्ट लेक्चर में कि NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर 2 फेज़ में काम चला नेशनल हाईवेज़ को मेंटेन करने के लिए। एक तो गोल्डन कॉरिडोर था, दूसरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहाँ पे मीट कर रहा है वो जगह झांसी है, जिसको झांसी जंक्शन भी बोला जाता है। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे हम। ये क्विक रिकैप था ताकि आपको वो चीज़ें आसानी से रिवाइज हो पाए। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो रेल ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे आज हम। रेलवेज पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे। देखो, रेलवेज इन इंडिया इज़ ऑपरेटेड बाई ये इंडियन रेलवेज एक, ठीक है ना। इंडियन रेलवेज इसको मेंटेन करता है, किसको? रेलवेज को, विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, यानी कि रेलवे की एक अलग से मिनिस्ट्री है इंडिया में जिसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो रेल ट्रांसपोर्ट जो है यानी कि आपके रेलवेज जो है ये अंडर रेलवे मिनिस्ट्री आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रोडवे में हमने देखा कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी देखा हमने, जो बॉर्डर रोड्स थे, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी देखा, PMGSY। ओके, वहाँ पे बहुत सारे हमने मिनिस्ट्रीज देखी, लेकिन रेलवेज में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। रेलवेज में आपको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है इंडियन रेलवेज। तो इसके अंडर आपके रेलवेज नेटवर्क आते हैं। Indian Railways network is second largest rail network in Asia and fourth largest in the USA. and fourth largest in the world, और पहला यहाँ पे भी USA है। देखिए, जो इंडियन रेलवे है ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट है एशिया में। तो एशिया में अगर बात कर लेंगे सबसे ज़्यादा रेलवेज चाइना में है, ठीक है, उसके बाद इंडिया में है। लेकिन वर्ल्ड में अगर आप बात कर लोगे सबसे पहले USA आएगा, उसके बाद रशिया आता है, उसके बाद चाइना आएगा, उसके बाद इंडिया आता है। इंडिया रैंक इज 4th, ठीक है ना। तो इंडिया की रैंक 4th है रेलवेज नेटवर्क में। तो देखिए, it facilitates both movement of freight and passengers and contribute to the growth of the economy। ये पता है हमें कि ट्रांसपोर्ट हम करते हैं गुड्स और पैसेंजर्स को एक दूसरे से दूसरी जगह मोबिलाइज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए। ओके, तो ये दोनों फ्रेट यही होता है कि गुड्स, ठीक है ना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, और पैसेंजर्स आपको पता है। सो द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे की अगर बात कर लोगे दैट इज़ अराउंड दिस, आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है ना। तो इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी बात यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाएंगे। देखिए, इससे पहले इंडियन रेलवे जो है एक बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है। तो लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इट इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो होते हैं, PSU जिसको बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनमें से एक इंडियन रेलवे जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU, ठीक है ना। और इम्प्लाइंग 1.6 मिलियन पीपल टू, इतनी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कि 2016 से पहले इंडियन रेलवेज़ के लिए अलग से बजट आता था और बाकी जनरल के लिए अलग से बजट पेश होता था पार्लियामेंट में। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि 2017 में इस बजट को मर्जर किया गया विद द जनरल बजट, ठीक है। तो कब? 2016 तक इंडिया में 1924 से लेके 93 ईयर्स गैप रही, 2016 तक, यानी कि 93 ईयर्स तक ये प्रैक्टिस चली इंडिया में कि सेपरेट बजट पेश होता था इंडियन रेलवेज़ के लिए। तो मर्जर कब हुआ? मर्जर 2017 में हुआ, जब दोनों को मिलाया गया, इंडियन रेलवेज़ की बजट को भी जनरल बजट के साथ मिक्स किया गया और एक सिंपल यानी कि सिंगल बजट लाई गई पार्लियामेंट में। ओके, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज द, देखिए अक्सर कन्फ्यूजन होता है और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट इसीलिए किया है। अक्सर जब भी पूछा जाता है आप गलत कर रहे हो, वहाँ पे एग्ज़ाम में गलत करके आते हो, आप लिखते हो 1853 में फर्स्ट ट्रेन जो है रन हुई हिंदुस्तान में, ठीक है ना। पहली बार ट्रेन सर्विस कब इंट्रोड्यूस हुई? याद रखना 1837 में फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया इंट्रोड्यूस हुई थी और उसका नाम था रेड हिल।
Red Hill Railways, okay, which ran from Red Hills to चिंताद्रिपिट ब्रिज 1837। इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पे कि रेड हिल्स जो है पहली ट्रेन है, लेकिन याद रखना ये पैसेंजर्स यहाँ पे इसने कैरी नहीं किया था 1837 में, लेकिन इंट्रोड्यूस हुआ रेलवे सिस्टम। ओके, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की अगर बात कर लेंगे, लॉर्ड डेलहौजी के टाइम पे हुआ 1853 में, जो कि बम्बई, ठीक है ना, बम्बई टू थाने, ठीक है, ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन याद रखना, एग्जाम में आपका फर्स्ट ट्रेन आएगा तो आप 1837 के साथ जाएंगे, बट अगर वहाँ पे पूछा जाता है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब इंट्रोड्यूस हुई, 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई। लॉर्ड डेलहौजी, ठीक है ना, लॉर्ड डेलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो कहाँ से कहाँ और डिस्टेंस कितनी थी, 34 किलोमीटर डिस्टेंस थी, ठीक है, 34 किलोमीटर बम्बई टू थाने रेलवे ट्रैक था। तो यहाँ से फर्स्ट ट्रेन चली 1853 में, इसकी डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है और बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन। तो रेलवे जोन्स की अगर बात कर लेंगे, रिसेंटली 18, अभी जो है रिसेंट जो डेटा है 18 रेलवे जोन्स है, कहीं आप 16 भी देखोगे, कहीं 17 भी देखोगे, बट रिसेंटली जो है वो 18 रेलवे जोन है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम को ऐड किया गया है रिसेंटली, इससे पहले मेट्रो रेल को किया गया था एज ए 17th, ठीक है ना, 17th, और आज 18 रेलवे जोन है, और आप इन सब को यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो चलिए, टाइप्स ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक्स। तो अब इंडियन रेलवे ट्रैक्स की टाइप्स क्या है, ठीक है ना। जो ट्रैक होता है रेलवे, ये 3 टाइप्स का होता है बेसिकली, और डिफरेंस कहाँ पे होती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू, ये यानी कि ये और ये जो आप ट्रैक देख रहे हो, इन दो के बीच में जो डिफरेंस होती है, यही हमारे रेलवे ट्रैक को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू दिस ट्रैक्स। ओके, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज, और इसको गॉज बोला जाता है, ठीक है ना, इसको गॉज बोला जाता है। इस वाले यानी कि ऐसे जब ट्रैक होता है रेलवे का, इसको गॉज बोला जाता है। और गॉज क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन, लेकिन कौन सी डिस्टेंस, इनर फेस जो होते हैं इसके, ये वाले इनर फेसेस, ये अगर रोड है, ठीक है, ये अगर रेलवे है, ये अगर रेलवे ट्रैक है, तो इसमें और इसमें डिस्टेंस कितनी होगी, इसको गॉज बोलते हैं हम। और हमारे रेलवे ट्रैक जो है 3 टाइप्स के हैं, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, और नेक्स्ट इज दैट नैरो गॉज। ओके, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो ब्रॉड गॉज है, ठीक है, ज़्यादातर रेल नेटवर्क जो है वो ब्रॉड गॉज है। यानी कि ब्रॉड गॉज क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इन ब्रॉड गॉज इज एबोव 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर से ज़्यादा इनकी डिस्टेंस होती है। 1.76 मीटर, आप याद रखेंगे 1.7। देखिए, आपको मैं एक रेंज बताऊंगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। देखो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे 1 लिखना है, ओके, यहाँ पे, और आपको इस तरह से इस चीज़ को समझना है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। इससे आगे अगर आप जाओगे 1.676 मीटर मिलेगा आपको, पीछे जाओगे 0.76 के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है ना, बैक। तो 1 मीटर जो है इसको हम मीटर गॉज बोलते हैं। तो नाम से ही पता है मीटर गॉज, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल्स 1 मीटर होगी यहाँ पे, इसीलिए मीटर गॉज बोला जाता है। मीटर गॉज से अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी डिस्टेंस, यानी कि 1.676 के आसपास मिलेगी, तो वो ब्रॉड गॉज है। मीटर गॉज है ना ब्रॉड, क्योंकि इसकी लेंथ इससे ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है, ब्रॉड गॉज। अगर अब 1 मीटर से कम मिली आपको, तो वो कितनी होगी, 0.76 के आसपास, तो इसको आप बोलोगे नैरो गॉज। तो यही है आपके 3 ट्रैक्स, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज, ठीक है। बस यही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इसको, लेकिन ज़्यादातर मैंने पहले ही बताया आपको, इंडिया में डोमिनेंट है ब्रॉड गॉज। ओके, सो मोस्ट डोमिनेंट इज ब्रॉड गॉज। मीटर गॉज की डिस्टेंस क्या होगी, 1 मीटर। ओके, नैरो गॉज की डिस्टेंस क्या होगी, 0.76 मीटर या 0.610। गरज यही है कि इसका मतलब यही है कि 1 से डाउन, ठीक है, 1 मीटर से कम डिफरेंस होगी। उसके बाद हम देखेंगे कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवेज आपको भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है रेलवेज में। ओके, सो कोंकण रेलवेज की अगर बात कर लेंगे, इट इज़ 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट जो कनेक्ट करता है महाराष्ट्र
ओके, गोवा एंड कर्नाटका। तो ये रेल रूट कहाँ से कहाँ जाता है? 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट फ्रॉम रोहा महाराष्ट्र, ठीक है, रोहा एक जगह है महाराष्ट्र में, टू मैंगलोर इन कर्नाटका। ये अगर यहाँ पे आप देखोगे ये वेस्टर्न घाट्स जो पड़ा होगा अपने फिजिकल इस पे, ठीक है ना, फिजिकल इंडिया में, तो यहाँ से यहाँ तक कर्नाटक तक, बीच में आपको गोवा भी मिलेगा। तो महाराष्ट्र से कर्नाटका तक 760 किलोमीटर का एक रेल रूट है जिसको हम कोंकण रेलवेज बोलते हैं। ओके, कोंकण रेलवेज बोलते हैं। दिस रूट इज़ ऑपरेटेड बाय कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कोंकण रेलवेज बोलते हैं, क्योंकि जो कंपनी है कोंकण रेलवेज लिमिटेड वो इस रूट को, जो महाराष्ट्र से कर्नाटका तक रेल रूट है, उसको मेंटेन कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, चलिए फिर अब देखेंगे इंडियन रेलवेज में डेवलपमेंट्स क्या हुई, ठीक है ना, रेलवेज ट्रैक्स में। जब हमने देखा ब्रॉड गॉज, मीटर गाज, और उसके बाद हमने देखा नैरो गाज, तो एक मिशन चला गया, ठीक है ना, 1992 में एक मिशन स्टार्ट किया गया इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, जिसका नाम रखा गया यूनी गाज। यूनी गाज मतलब इन्होंने बोला कि एक्चुअली ये मतलब 3 गाज नहीं होने चाहिए, हम इनको मिक्स करके एक ही गाज बनाएंगे। ओके, यूनी गाज मिशन चला कब? इंडियन रेलवेज़ के द्वारा 1992 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि मीटर गाज और नैरो गाज को हम कन्वर्ट कर लेंगे ब्रॉड गाज में। ओके, तो ब्रॉड गाज को डोमिनेंट रखेंगे, ब्रॉड गाज एक ही रखेंगे। सो यूनी गाज का मतलब ये है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यूनी गाज को मीटर गाज के साथ जोड़ते हैं, नहीं, बल्कि मीटर गाज और नैरो गाज को मिक्स करना है, मर्ज करना है, किसके साथ? ब्रॉड गाज में, यानी कि इनको कन्वर्ट करना है ब्रॉड गाज में। ओके, सो जब ये मिशन चलाया गया, 38% ऑफ द रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे वाज ऑन अंडर मीटर गाज, ठीक है। नैरो गाज में कम ही थे, 6.5% जो थे वो नैरो गाज में रेलवे ट्रैक्स थे। क्यों? क्योंकि नैरो गाज ज़्यादातर माउंटेन्स में होता है, ठीक है ना, माउंटेनियस प्लेसेस पे होता है जहाँ पे हाई स्लोप्स होंगे, तो वहाँ पे नैरो गाज लगाया जाता है, नैरो गाज रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट यूनी गाज जब प्रोजेक्ट यूनी गाज को लॉन्च किया 1992 में, तब 38% यहाँ पे मीटर गाज थे और 6.5% के आसपास जो आपका रेलवे ट्रैक था वो नैरो गाज था। ओके, सो 2020 में, लास्ट ईयर में, इनका प्रपोर्शन बहुत डाउन हुआ, ठीक है ना। तो जो मीटर गाज है उसको कन्वर्ट किया गया ब्रॉड गाज में। ओनली 3.5% इस वक्त आप रेलवे नेटवर्क मिलेंगे आपको कि जो अभी भी मीटर गाज में है, जिनका रेलवे ट्रैक अभी भी मीटर गाज में है, और नैरो गाज 2.3 रिड्यूस किया गया, यानी कि 6.5 से 2.3 तक रिड्यूस किया गया। सो विद ए व्यू टू रिड्यूस द नेशनल इंडिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्टेड पेट्रोलियम, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज भी आया, ठीक है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ से आप ये पढ़ सकते हो। ओके, चलिए उसके बाद इम्पॉर्टेंट जगह ले जाता हूँ आपको। हाँ, ये बात देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब हम इंडियन रेलवेज़ को फुली प्राइवेटाइज कर लेंगे, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट कर लेंगे, प्राइवेटाइज कर लेंगे, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओके, अभी तक गवर्नमेंट की ही ऑनर कंपनी है, लेकिन अब इसको प्राइवेटाइज कर लेंगे। अप्रैल 2023 तक तमाम इसके शेयर्स प्राइवेटाइज कर लेंगे। ओके, तो On July 1st, 2020, Railway Ministry announced that 151 trains in 109 pairs of routes will be operated by private sector beginning by, I'm sorry, ठीक है, 151 trains और 109 pairs of the routes को प्राइवेटाइज किया जाएगा by April 2023। ओके, ये करंट के हिसाब से था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टच किया। सो ये आपके रेलवेज़ के रिलेटेड था। अब वाटर ट्रांसपोर्ट की हम थोड़ा बात कर लेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, और आज के लेक्चर में इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कर लेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट को भी। देखो, जैसे हमने रोडवेज देखा, इसी तरह वाटर वेज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वाटर वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, और पहले ज़्यादातर वाटर वेज का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, जब तक उतनी डेवलपमेंट नहीं थी, जब तक न रेलवेज़ आए न रोडवेज़ आए, तो सबसे पहले वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और ये बहुत इफ़िशेंट था
इफ़िशिएंट भी था, चीप भी था, ठीक है ना, चीप भी था, और नेक्स्ट इज दैट कि ये इको फ्रेंडली भी था, उतनी पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होती थी। ओके, नेक्स्ट इज दैट कि फॉरेन ट्रेड के लिए भी मैंने आपको अपने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया कि फॉरेन ट्रेड के लिए भी यानी कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट करना ही करना है। अरे मिलियंस ऑफ टन्स आप कहाँ से ले जाओगे, एक एरोप्लेन से आप नहीं ले जा सकते हो मिलियन ऑफ टन्स टू द इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो आप जो जब भी आपको इंटरनेशनली ट्रेड करनी है तो ज़्यादातर जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वाटर के थ्रू ही होता है, गुड्स का ट्रांसपोर्ट वाटर के थ्रू ही होता है। सो इस वक्त ये इंडिस्पेंसिबल बन जाता है फॉरेन ट्रेड के लिए। ओके, कौन, वाटरवेज हमारे, इट इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये पता है हमें चीपेस्ट मीन्स है, क्योंकि और बल्कि मटेरियल यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली जब हमें अपनी कंट्री से बाहर करना होगा ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वाटरवेज की अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर लेंगे, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियनिक वाटरवेज। देखो क्या होता है, इनलैंड वाटरवेज का यही बेनिफिट है कि ये विद इन द कंट्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ओके, सो ओशियनिक वाटरवेज जो है, ओके, ओवरसीज भी इसको बोला जाता है, ये आउटसाइड द कंट्री, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करेंगे गुड्स और पैसेंजर्स को। सो इनलैंड वाटरवे, देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट वाज द चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज अभी तक नहीं आए थे, इससे पहले हम वाटरवेज का ही सहारा लेते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन अब एडवांसमेंट हुई, रोडवेज आए, रेलवेज आए, तो हमारा ये इनलैंड वाटरवे इट फेसेस द टफ कंपटीशन फ्रॉम दीज बोथ एंटिटीज़। ओके, सो उसके बाद इरिगेशन भी आया, एग्रीकल्चर भी आया बीच में, तो उसकी वजह से कुछ वाटरवेज बहुत कम हुए, ठीक है, रिड्यूस हुए उनके साइज़ में। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखा, इसी तरह वाटरवेज में आप इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखोगे। इट वाज क्रिएटेड इन 1986। कब क्रिएट किया गया था इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को? 1986। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री। ओके, ये स्टैचुटरी बॉडी है। स्टैचुटरी बॉडी मैंने आपको बता दिया है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या बाय स्टैचू ये इस्टेब्लिश हुई है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 में इस्टेब्लिश हुई है, क्रिएट हुई है बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और कौन सा एक्ट का नाम क्या है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985। आप बोलोगे सर यहाँ पे 85 है, वहाँ पे 86। देखिए क्या होता है, 1985 में इस बिल लाया गया पार्लियामेंट में और 1986 में प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला। बिल तब तक एक्ट नहीं बन जाती जब तक ना इसको प्रेसिडेंशियल का एसेंट मिले, प्रेसिडेंशियल का साइन मिले, ठीक है ना। तो 1985 में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल लाई गई और एक्ट कब बन गया? 1986 में, और 1986 में ही क्रिएट हुई। ओके, चलिए नेशनल वाटरवेज अब देख लेंगे, क्योंकि हमने देखा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया कि वो मेंटेन कर लेगी नेशनल वाटरवेज। अब नेशनल वाटरवेज कौन से है, किन को हम नेशनल वाटरवेज बोलेंगे? यहाँ पे मैं भूल गया आपको वो ऐड करना, चलो कोई बात नहीं, आप वो एटलस के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप इन चीज़ों को स्पेसिफाई कर लूँगा, आप देख लोगे फिर खुद ही वहाँ पे एटलस पे कहाँ पे ये इनलैंड वाटरवेज आ रहे हैं। So, to create country-wide waterways network and to promote the inland waterway transport in the country, economical, environment-friendly supplementary mode of transport to rail and roads, 111 याद रखना, इस वक्त 111 इनलैंड वाटरवेज है जिनको नेशनल स्टेटस मिला है, जिनको नेशनल वाटरवेज बोला जाता है, नेशनल वाटरवेज बोला जाता है। और ये किस एक्ट के तहत इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज नेशनल वाटरवेज? इनलैंड वाटरवे एक्ट ऑफ 2016 में 111 नेशनल वाटरवेज को डिक्लेयर किया गया एज ए नेशनल वाटरवे। लेकिन उनमें से इम्पॉर्टेंट हमें 5 ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये 2016 से पहले रिकॉग्नाइज हुई थी। ये 5 जो है नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4 एंड नेशनल वाटरवे 5 जो है ये इस एक्ट से पहले ही रिकॉग्नाइज हुई थी एज ए नेशनल वाटरवे। और वो देखेंगे हम कि कब, किस ईयर में ये रिकॉग्नाइज हुई थी एज ए नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे 1, ठीक है ना। अब इन्हीं 5 को हम पढ़ लेंगे। नेशनल वाटरवे 1 अगर आप देख लोगे सबसे लॉन्गेस्ट, मैंने हाईवे लिखा सॉरी, नेशनल वाटरवे 1 जो है लॉन्गेस्ट है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है।
इसको डिक्लेयर किया गया था, इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल वाटर वे इन अक्टूबर 1985, ठीक है। 1985 में नेशनल वाटर वे 1 को डिक्लेयर किया गया एज ए नेशनल वाटर वे। और ये रन कहाँ से करती है? वेस्ट बंगाल से आपके यूपी तक, वेस्ट बंगाल से यूपी तक, हल्दाई जो वेस्ट बंगाल में है और प्रयागराज जो यूपी में है, ठीक है ना। तो आपको पता है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा गैंग्स, भागीरथी एंड हुगली, ये रिवर सिस्टम आपको वहाँ पे, गैंगेटिक रिवर सिस्टम आपको वहाँ से देखने को मिलेगा उस जगह से, ठीक है। तो आप अपने मैप पे वहाँ पे देखना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे 1 है। तो यहाँ आपका हल्दा है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे आपका प्रयागराज मिलेगा यूपी में, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 1 वहाँ से वहाँ तक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1620 किलोमीटर, मेकिंग द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया, और ये सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे इंडिया में है। इट इज़ नेविगेबल बाय द मैकेनिकल बोट्स, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट माना जाता है जल मार्ग विकास, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रोजेक्ट इसी नेशनल वाटरवे में चल रहा है। जल मार्ग विकास जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ फॉर द कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ नेविगेशन ऑफ नेशनल वाटरवे 1, ठीक है ना। तो इसके लिए ये इस प्रोजेक्ट को लाया गया, और ये कहाँ किसके लिए है? नेशनल वाटरवे 1 के लिए। नेशनल वाटरवे 2 की बात कर लेंगे हम, नेशनल वाटरवे 2, ये कहाँ से कहाँ तक है? आपने देखा होगा, आप जब इस तरह से ब्रह्मपुत्र आता है तो अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा टर्न करता है, ठीक है ना। यहाँ पे सादिया, इस जगह को हम सादिया बोलते हैं, और यहाँ पे धुबरी, ठीक है ना। इस वाले सेक्शन में, इस ब्रह्मपुत्र सेक्शन में नेशनल वाटरवे 2 है, नेशनल वाटरवे 2, ओके। सो सेक्शन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से कहाँ तक? सादिया एंड धुबरी, ठीक है। सादिया एंड धुबरी के बीच में जो वाटर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये नेशनल वाटरवे 2 इसको डिक्लेयर किया गया, ओके। और इसको कब डिक्लेयर किया एज ए नेशनल वाटरवे? 1988 में। सबसे पहले हमने देखा कि नेशनल वाटरवे 1 को 1985 में, अक्टूबर 1985 में डिक्लेयर किया गया एज ए नेशनल वाटरवे, और नेशनल वाटरवे 2 को 1988 में डिक्लेयर किया गया। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ रन करती है, कहाँ से कहाँ इसका अलाइनमेंट है? फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू यूपी, ठीक है ना, प्रयागराज यूपी में, और हल्दाई आपके वेस्ट बंगाल में। नेशनल वाटरवे 2 हमने देखा जो ब्रह्मपुत्र का सेक्शन है, धुबरी टू सादिया टू धुबरी, इस सेक्शन में नेशनल वाटरवे 2 आपका आता है। और हमने इंपॉर्टेंट देखा जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल वाटरवे अगमेंटेशन के लिए है, उसकी कैपेसिटी को अगमेंट करना, बढ़ाना, एनहांस करना, ओके। नेशनल वाटरवे 3 की बात कर लेंगे, ठीक है। अब ये ट्रिक याद रखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी आप 3 देखोगे। इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल वाटरवे इन 1993। अब ये ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो, यहाँ पे भी नेशनल वाटरवे 3, और 1993 भी आप देखोगे लास्ट में 3 है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो तो आपको ये डेट याद रहेगी, ओके। सो ये कहाँ से कहाँ चलती है? runs from Kollam to Kottapuram and was declared as National Waterway in 1993, okay? नेशनल वाटरवे 4 की बात कर लेंगे, इसको कब डिक्लेयर किया गया था? नेशनल वाटरवे 2008 में, ओके। सो इसको 2008 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल वाटरवे इन 2008 में इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल वाटरवे। और नेशनल वाटरवे 5 को भी, 4 और 5 को एक साथ डिक्लेयर किया गया था नेशनल वाटरवे, ठीक है। इंपॉर्टेंस दी थी नेशनल वाटरवे की 2008 में। तो ये कहाँ से रन करती है? आप देखोगे यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन मैं आपको सेक्शन के वाइज दिखा रहा हूँ, आप ताकि आपको मैप में फाइंड करने के लिए ईजी बन जाएगा आपके लिए। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी कृष्णा के स्ट्रेचेस, ठीक है ना। तो आपको पता है इसके बीच में पुडुचेरी भी आएगा आपका। सो कनेक्ट it consists of specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with Kakinada Puducherry stretch of the canal। तो कनेक्ट क्या क्या करता है? जब हमने देखा यहाँ से यहाँ कनेक्ट करता है तो आपका आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना आएगा, तमिलनाडु आएगा, और साथ में पुडुचेरी भी आएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को, इन स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करता है, और एक यूनियन टेरिटरी भी आपको मिली वहाँ पे। नेशनल हाईवे 5 ये कब डिक्लेयर किया गया था? इसको डिक्लेयर किया गया था 2008 में, ठीक है, एज ए नेशनल वाटरवे। हाँ, नवंबर 2008 में डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे 5 एज ए नेशनल वाटरवे, ठीक है। इट कवर्स द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ओके। थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक,
बिल्कुल नेशनल वाटरवे 1 के साथ ही है नीचे, ठीक है ना, और वेस्ट बंगाल टू उड़ीसा तक ये नेशनल वाटरवे 5 आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेंगे हम ओशनिक वाटरवेज का। तो ओशनिक वाटरवेज का डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, ठीक है, इसके बारे में भी देख लेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारा नेशनल वाटरवेज था, नाम से ही पता है नेशनल वाटरवेज, तो विद इन द हम विद इन किसके विद इन करते थे, कंट्री के विद इन हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 5 व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ओशनिक वाटरवेज इंपॉर्टेंट होते हैं जब फॉरेन ट्रेड कर देंगे थ्रू ओशंस, तो तब हमारे ओशनिक वाटरवेज आते हैं। और यहाँ पे पोर्ट्स आपको याद रखने हैं कौन से पोर्ट कब आया, ओके। सो इंडिया, आपको पता है इंडिया को वास्ट कोस्ट लाइन है, क्योंकि इसको यहाँ से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, इंडियन सी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ये सराउंड करता है, और नीचे से आप खुद से अरेबियन सी भी देखोगे, ओके। सो इंडिया हैज़ द वास्ट कोस्ट लाइन, और oceanic route play important role in transport sector of the India's economy। देखिए अबाउट 95% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड ओशनिक जो आपका वाटरवेज है, ओशनिक वाटरवे जो है, ओशनिक वाटरवे फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट 95% इन्हीं के थ्रू, ओशंस के थ्रू ही कैरी होता है, ओके। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे। करंटली 12 मेजर पोर्ट्स है इंडिया में, ओके। अब 13 को भी प्लान किया गया है, 13 मेजर पोर्ट को भी, ठीक है, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया है यहाँ पे। फिलहाल देखो 12 मेजर पोर्ट्स और 185 माइनर पोर्ट्स है, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू द ओशनिक वाटरवेज। सबसे पहले कलकत्ता की बात कर लेंगे। कलकत्ता पोर्ट जो है ऑनली रिवराइन, याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑनली रिवराइन वाटरवे कौन सा है, तो वो कलकत्ता पोर्ट है, ओके। तो ये ओल्डेस्ट है, कलकत्ता पोर्ट ओल्डेस्ट पोर्ट इंडिया में माना जाता है, ओके। उसके बाद मुंबई पोर्ट की अगर बात कर लेंगे, ये सारे आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मुंबई पोर्ट की बात कर लेंगे, लार्जेस्ट नेशनल पोर्ट इन इंडिया है, सेकंड ओल्डेस्ट है। सबसे पहले ओल्डेस्ट कौन सा है, कलकत्ता, कलकत्ता के बाद मुंबई आया, लेकिन नेशनल पोर्ट की अगर बात कर लेंगे ये लार्जेस्ट है। मुंबई लार्जेस्ट नेशनल पोर्ट है, और कलकत्ता ऑनली रिवराइन लार्जेस्ट वाटर पोर्ट है, ओके, वाटरवेज पोर्ट। नेक्स्ट इज दैट जवाहरलाल नेहरू, इसको नवा सेवा भी बोला जाता है। नवा सेवा कहाँ पे है, मुंबई में आपको मिलेगा ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, दिस इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। मुंबई हमने देखा नेशनल पोर्ट है, और जवाहरलाल नेहरू जो है ये आर्टिफिशियल, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल नेशनल पोर्ट है एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। जो मैंने आपको बोला कि 12 मेजर है, ठीक है ना, 12 मेजर पोर्ट्स, 185 माइनर पोर्ट्स, और 13th जो आपका 13th मेजर पोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ कंट्रीज 13th मेजर पोर्ट एट वाधारन, ठीक है ना, वाधारन महाराष्ट्र में 13th मेजर पोर्ट सेट करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेलवेज़ के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में हेरिटेज का भी कंसेप्ट है, ठीक है ना, आर्ट कल्चर हेरिटेज में है, तो हेरिटेज में ये कवर होता था, मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। यूनेस्को, आपको पता है सबको, यूनेस्को आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। देयर आर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन इंडियन रेलवेज, ठीक है। इंडियन रेलवेज में आपको 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगे। नंबर फर्स्ट इज आपके माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, क्या नाम है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। एंड नंबर नेक्स्ट इज दैट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओके। लेकिन इस माउंटेन रेलवेज में आपको और 3 नाम मिलेंगे, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, हिमालयन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, और आपका कालका शिमला रेलवेज। इनको क्या स्टेटस मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है, ओके। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छे से आपने इसका हर एक जो हारिजन है उसको समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आप लोगों के सामने ले आते हैं, ओके। तो आई होप कि आपका सिलेबस हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें, लेकिन आप भी वहाँ से रिस्पांस दिखाइए, शेयर करिए, इसको लाइक करिए, और कीप supporting us and motivating us. Thank you very much. Thanks a lot. Keep watching us.